आपके लेवल से जो समझना है इस सोनेट के लिए या इस पोएम के लिए, वो सिंपली आपको एक लाइन समझ लेना है, एक लाइन याद कर लेना है। वो क्या है कि सिंपली लिखिए, शेक्सपियर्स sonnets have been written in iambic pentameter। ठीक है, ये एक लाइन याद कर लेने भर से आपका काम चल सकता है। बट हम लोग कल समझ रहे थे, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी चीज है, वो लॉन्ग टर्म तक काम करता है, तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फुट क्या है, ठीक है, मीटर क्या है। ठीक, तो बेसिक चीज जो है वो है रिदम। रिदम समझते हैं? रिदम, देखिए जब हम लोग रिदम की बात करते हैं, या फिर रिदम से पहले हम लोग अगर लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, क्या लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का जो फ्लो है उसको यूं समझिए, ये अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें, क्या बात, रिटन लैंग्वेज, ठीक है, अगर स्पोकन लैंग्वेज की बात करेंगे तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। तो रिटन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, देन हम लोगों को एक बात याद रखना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, लेटर आता है, अल्फाबेट आता है, ठीक है। और लेटर से मिलकर के, लेटर में दो चीजें होती हैं, ठीक है, लेटर भी दो तरीके को हो गए, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। और इन दोनों से मिल करके जो बनता है वो होता है आपका वर्ड, ठीक है। और इस वर्ड से आपका बनता है सेंटेंस, और इसी सेंटेंस से फॉर्म होती है आपकी लैंग्वेज। लेकिन जब हम लोग रिद्म में आते हैं, पोएट्री में आते हैं, तो उसकी लैंग्वेज में हम जानते हैं कि ये जो वर्ड मिलकर के बनता है, ये जो लेटर और वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, इनसे जो मिलकर के वर्ड बनता है, उसकी जो बेसिक यूनिट, रिद्म की जो बेसिक यूनिट है, सिंपली ऐसे यहां समझिए, बेसिक यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट को कहते हैं फूट। बात समझे कि नहीं? और फूट जो बनता है वो किससे बनता है, मेड ऑफ सिलेबल, ठीक है, सिलेबल, क्लियर। और ये सिलेबल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्सेंटेड, दूसरा होता है अनएक्सेंटेड। इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, इसी को जो है लॉन्ग कहते हैं, या फिर इसी में आप लिख लीजिए स्ट्रेस्ड, लॉन्ग, ठीक है, इसी को कहेंगे अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, और शॉर्ट, क्लियर। तो ये जो दो टाइप के सिलेबल हैं, इन सिलेबल से मिलकर के बनता है फूट, ठीक है। और उस फूट से बनते हैं आपके वर्ड्स और लाइन, या फिर फूट से आप सीधे सीधे समझिए कि बनती है आपकी लाइन, ठीक है, पोएटिक लाइन। बात समझ में? पोएटिक लाइन बनती है जिसमें रिद्म होते हैं, क्लियर। तो जो सिलेबल बनता है, सिलेबल इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर के बनता है। सिलेबल कहां से बनता है, इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलाकर के बनता है आपका सिलेबल। जरा सा अलग से देखिए, तो क्या हुआ, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, इनसे मिलकर के क्या बना आपका सिलेबल, ठीक है, जो कि हुआ दो प्रकार का, ठीक, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, और इनसे मिलकर के बनता है आपका फूट, ठीक, और इस फूट से बनता है लाइन। अब क्लियर। और उसी लाइन को कहते हैं मीटर। अब यहां पर जरा देखिए, ये जो सिलेबल हुआ, इस सिलेबल के बेस पे इसमें चीजें हम समझते हैं। जैसे एक सिलेबल हुआ, वन सिलेबल, तो इसको कहेंगे मोनोसिलेबिक, थोड़ा सा जगह कम है,
वन सिलेबल, इसको कहेंगे मोनोसिलेबिक। ठीक है, अगर दो सिलेबल हुए तो हम इसको कहेंगे डाई सिलेबिक। ठीक, तीन हो गए तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राई सिलेबिक। ठीक है, और चार हो गए तो इसको हम कहते हैं टेट्रा सिलेबिक। ठीक, टेट्रा सिलेबिक। क्लियर? तो ये जो फूट होते हैं, फूट मेनली कितने टाइप के हो सकते हैं? मेनली ये थ्री टाइप के हो सकते हैं। वन सिलेबल का फूट नहीं होता है। फूट या तो डाई सिलेबिक होंगे, ट्राइसिलेबिक होंगे और टेट्रा सिलेबिक होंगे। और ये जो फूट है, एक लाइन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, बात समझे ना? कितनी बार ये फूट रिपीट हो रहा है, उसी को लाइन का मीटर कहते हैं। ठीक है, यूं समझिए। number of foot in a line, in a line is the length or meter of poetry। बात समझे कि नहीं? जो नंबर ऑफ फुट है, अगर इसमें आप समझिए कि सपोज दैट ये एक लाइन है और इसमें हमने कहा कितने फुट है, इसमें हमने कहा 5 फुट है। कौन सा फुट है उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। ठीक, अगर हमने कहा कि यहां पर 5 फुट है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटामीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? इतनी बातें आपको समझ में आएगी नहीं? कैसे सिलेबल बनता है, सिलेबल से किस तरह से लाइन बनती है। चीजें इतनी समझ में आई जितना हमने बात की? यस सर। तो सिंपली इसको ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो यूं समझिए कि ये एक हमने ये जो है इसे डार्ट जैसा रखा, ये क्या है? ये एक सिलेबल है। क्या है? ये एक सिलेबल है। ठीक है, ये सिलेबल कुछ भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड होंगे, अनस्ट्रेस्ड होंगे। ठीक है, एक्सेंटेड या अनएक्सेंटेड। तो ये सिलेबल मिल करके एक दो सिलेबल, तीन सिलेबल या चार सिलेबल मिल करके क्या बनाते हैं? ये मिल करके टुगेदर बनाते हैं क्या? जैसे हमने ये रख दिया, क्या दो सिलेबल हमने एक साथ में रख दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया फूट। ठीक है, अब जरा समझिए इसमें फिर हमने क्या किया। हमने किया कि ये जो है ये चीज, ठीक ना, ये जो हमने फूट बना दिया। ठीक है, ये सपोज दैट ये जो है ये एक फुट हुआ, फिर हमने दूसरा फुट भी यहीं रखा, फिर हमने तीसरा भी यहीं रखा। ठीक है, ये मिलकर के क्या बना दिए? ये एक लाइन बना दिए। क्या बन गई? ये लाइन। और इस लाइन की लेंथ पूछी जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रामीटर, सॉरी ट्राईमीटर। क्या कहेंगे? ट्राईमीटर। बात समझ में आ गई? तो 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राईमीटर, 4 बार रिपीट होता तो टेट्रामीटर, 5 बार होता तो पेंटामीटर, 6 बार होता तो हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। इस तरह से मीटर बढ़ते जाते हैं। क्लियर? अब जरा हम लोग समझते हैं कि फुट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा सा उससे हमें कुछ एक स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, अभी यहां पर देखिए फूट टाइप्स, फूट टाइप्स। अब यहां पर हमने आपसे बात की कि जो सिलेबल होते हैं वो आपके नंबर ऑफ सिलेबल जो है कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमने कहा वहां ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो इसमें दो सिलेबल वाले फूट भी हो सकते हैं। ठीक है,
और 3 सिलेबल वाले भी हो सकते हैं, 4 सिलेबल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन टाइप्स जो है हम आपको कुछ यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिनके नाम आपके काम आने वाले हैं, ज्यादा पूरे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला आप यहां पर लिखिए आइम। इनका नाम आप जनरली सुनेंगे। दूसरा लिखिएगा ट्रोकी। ठीक है, एक तीसरा लिखिएगा स्पॉन्डी, और चौथा लिखिएगा डिक्टाइल। ठीक है, ये 4 आपके काम के हैं। 4 देखिए, ये शुरू के 2 जो हैं, 3 जो हैं, ये डाई सिलेबिक हैं। ठीक है, ये डाई सिलेबिक है, और ये तीसरा जो है ट्राई सिलेबिक है। ठीक है, डाई सिलेबिक का मतलब इसमें 2 सिलेबल होंगे। ठीक है, पहला कैसा होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, और दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। इसको आप इस तरह का मार्क बनाइए, या फिर यूं लिख लीजिए यूएस। ठीक है, यू मतलब अनस्ट्रेस्ड, एस मतलब स्ट्रेस्ड। ट्रोकी जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, या फिर इसी को आप लिखिए एस यू। तीसरा जो स्पॉन्डी है आपका, उसमें दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एस एस। डेक्टाइल जो होता है ये ट्राई सिलेबिक है, मतलब इसमें 3 सिलेबल आएंगे। वो होगा सबसे पहले 2 अनस्ट्रेस, उसके बाद एक स्ट्रेस। क्लियर, इसको यूं आप लिख सकते हैं यू यू एस। क्लियर, तो अब ये फूट, सपोज दैट ये एक फूट है, ये जितनी बार रिपीट होगा उतने नंबर का मीटर बनेगा। सपोज दैट 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, पेंटामीटर। ठीक है, पेंटामीटर बनेगा, और कौन सा फूट है, तो ये बन जाएगा आयम्बिक। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर, इसी फूट में आपका ये सोनेट लिखा जाता है। ठीक है, अब अनस्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब हुआ कि ये जो सिलेबल बने हैं, अनस्ट्रेस जो है वहां पर जो वॉवेल है उसको हम जो है कम स्ट्रेस के साथ, थोड़ा स्ट्रेस के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और जहां स्ट्रेस जो होता है उस वॉवेल पर जोर ज्यादा दिया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट इतने में? और ये नहीं भी चीजें समझ में आई तो सिंपली एक लाइन आप अभी याद कर लीजिए, ग्रेजुएशन तक इतने से ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आगे आपको फिर से डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ जो सोनेट है उसकी जो लाइंस हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोगों को आज पढ़ना था, वो क्या है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। देखिए, हम यहां पर पहले थियरी पर बात करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग ये समझ लें और आगे जितनी भी पोएम्स हमको मिलती जाए हम उनका आसानी से लिख सकें। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यहां सीधे सीधे पहले आप वर्ड से बात करिएगा, वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्रिटिकल का एक दिन मीनिंग हमने बताया था। ठीक है, कि कहां से आया वर्ड क्रिटिक, क्रिटिक ये कहां से आया, क्राइटस, जिसका मीनिंग होता है विटफुल। ठीक है, या फिर लॉजिकल। बात समझे कि नहीं, मतलब क्रिटिकल का मतलब है कि लॉजिकली किसी चीज को एनालाइज करना। एप्रिसिएशन जो वर्ड आया है वो किससे आया, एप्रिसिएट, एप्रिसिएट प्रशंसा करना। मींस यहां पर आपको क्या बताना है, लॉजिकली बताना है दैट व्हाई दिस पोएम इज गुड। मींस यहां पर पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, यू नीड नॉट
find any flaw of the poem। मतलब आपको यहां कमी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जरूरत क्या है, यू जस्ट एप्रिसिएट, यू जस्ट द क्वालिटीज ऑफ द गिवन पोएम, ठीक ना। तो जो क्वालिटीज हैं गिवन पोएम की, उसको डिस्कस करना आपका काम है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी कि आप एक क्रिटिक के नजरिए से यहां चीजों को नहीं देखेंगे, जबकि यहां पर इस नजर से देखेंगे कि इस पोएम में क्या कुछ बेटर है। देखिए, एक जो इसमें आप लोगों का नाम शो हो रहा है, किसी का शो हो रहा है Redmi 6, ठीक है। बाकी तो सबके नाम नजर आ रहे हैं। तो नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी, जब हम अटेंडेंस भेजेंगे तो वो अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, ठीक है। इसलिए अपने आप को रीनेम कर लिया करिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जिसका भी ये Realme 6 है वो अपने आप को रीनेम कर लें, ठीक है। चलिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहली चीज क्या है, आपको फ्लॉ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कोई कमी निकालने की पोएम में जरूरत नहीं है। आपको जस्ट करना क्या है कि जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, उन्हीं को फाइंड आउट करके बताना है। यू मस्ट टेल, यू मस्ट टेल व्हाई द पोएम इज वर्थ रीड, ठीक है। आपको ये बात स्पष्ट करनी है कि क्यों वो पोएम पढ़ने योग्य है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, एंड हाउ द मीनिंग, हाउ द मीनिंग इज कमिंग आउट, सॉरी, कमिंग आउट, कैसे जो है मीनिंग निकल करके सामने आ रही है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि पोएम को एप्रिसिएट करना है। किसी को भी एप्रिसिएट करने का मतलब है कि आप उसकी गुड क्वालिटीज को बताएंगे। एप्रिसिएट करने का मतलब यही है कि फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज, टू टेल अबाउट द गुड क्वालिटीज। जो गुड क्वालिटीज हैं उन्हीं को बताने की जरूरत है। तो वो गुड क्वालिटीज क्या क्या होंगी, उनकी एक लिस्ट हम लोग रखते हैं, ठीक ना। यू मस्ट talk over the following points about poem, ठीक ना। पोएम के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं जिनको आपको जो है समझना है, जिन पर आपको बात करनी है, ठीक है। एक मिनट, अभी सबका नाम शो हो रहा है, मैं जरा सा आपका अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं जो कि आपको समझने चाहिए, आपको ध्यान देने चाहिए, जिन पर आपको यहां चीजें लिखने की जरूरत है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। सबसे पहला है मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड वर्ड सिलेक्शन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड वर्ड सिलेक्शन, मतलब कभी भी जो भी वर्ड्स आपके किसी पोएम में आते हैं वो किसी विशेष पर्पज से लिए जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में एक ही चीज को, एक ही बात को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे नियर अबाउट वर्ड्स होते हैं। बट व्हाई द पोएट हैज सेलेक्टेड दिस वर्ड, ठीक है, व्हाट इज a special feature, what is the special cause behind selecting that particular word। ठीक है, अभी जरा सा हम लोग ऊपर चल करके देखें जो पोएम हमने पढ़ी है, तो इसमें आप एक बात जरा देखिए, यहां पर जैसे ये लाइन है लिखी हुई है, द आई ऑफ हेवन, दिख रही है ना, सेकेंड क्वार्टरन की फर्स्ट लाइन, द आई ऑफ हेवन। ठीक है, यहां पर तो सिंपली पोएट लिख सकता था कि सन, एक वर्ड लिखने से काम चल जाता, बट हियर द पोएट हैज सेलेक्टेड अ फ्रेज टू डिस्क्राइब द सन, एंड हियर द पोएट इज अप्रिसिएटिंग सन एज द आई ऑफ हेवन। ठीक है, तो ये जो पोएट का वर्ड सिलेक्शन है, तो इससे जो है आपको पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स सेलेक्ट किए गए हैं पोएट के द्वारा, उनकी क्या मीनिंग निकल रही है वहां पर, और किस तरह से मीनिंग निकल रही, कितनी कितनी पॉसिबल मीनिंग्स हो सकती हैं। जैसे वेरी बिगनिंग लाइन हमने बात की, वहां पर हमने दो पर्पस आपको उस लाइन के बताए। फर्स्ट पर्पस दैट क्वेश्चनिंग थिंग, एंड सेकेंड पर्पस इज दैट द स्पीकर इज इन डाउट whether he should compare the addressee to the summer's day or not, because there is lot of differences between the two and the addressee is far better than the summer's day। क्लियर, तो पहला पॉइंट जिसको आपको डिस्कस करना है वो क्या होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। दूसरी की बात करें तो वो हो जाएगी राइम स्कीम। ठीक है, तो राइम स्कीम पर हम लोगों ने बात की थी, राइम स्कीम क्या होती है, और किसी भी पोएम का आप राइम स्कीम, आप किसी भी पोएम का, किसी भी स्टैंजा का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, राइम स्कीम पर बात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड थिंग है स्पीकर। देखिए, किसी भी पोएम में तीन प्रकार के स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट पोएट, ठीक है, पोएट डायरेक्ट बोल रहा हो। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है पोएट स्पीकर, और ये दोनों लगभग एक ही होंगे। और ये जो तीसरा है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और अ पर्सोना, ठीक ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो उस पोएम में स्पीकर का काम कर रहा है। और अगर वहां पर कोई लिसनर है, ठीक है, लिसनर या एड्रेसी, ठीक है, तो किसको एड्रेस किया जा रहा है, कौन लिसनर है वहां पर, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आप डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी, देखिए इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब है कि उस टेक्स्ट में जिस तरह की बातें आई हैं, क्या वो किसी दूसरे टेक्स्ट से, किसी दूसरी पोएम से सिमिलर है, क्या उस पोएम में किसी दूसरे टेक्स्ट से कोई लाइन ली गई है, या किसी दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस दिया गया है। ठीक ना, तो अगर ऐसी कोई इंटरटेक्सुअलिटी है तो उसके विषय में बात करें, नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, एक जो पांचवा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे वो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जो उसमें अलंकार यूज किए गए हैं, जो फिगर्स का यूज किया गया है पोएम में, उस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये सारी क्वालिटीज हैं। और किस पर हो सकता है, लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज एंड स्टाइल। ठीक है, पोएट की लैंग्वेज कैसी है, उसकी स्टाइल क्या है, ठीक ना, किस तरह का वर्ड सिलेक्शन है, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की। और किस पे बात करेंगे, जॉनरा क्या है पोएम का, ठीक है, जॉनरा। जैसे यहां अभी जो प्रीवियस पोएम हम लोगों ने बात की वो सोनेट है, सोनेट में भी शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट है,
क्यों है ऐसा? बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल और इटालियन सोनेट। उसका ओरिजिन कहाँ है? इटली में है। तो इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे। अगला, जॉनरा के बाद क्या आता है? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब हुआ कि पोएम में किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। बात किस कंटेक्स्ट में हो रही है? यहां पर जो एड्रेसी है, जिसको पोएम एड्रेस की गई है, वो मिस्टर डब्ल्यू एच है। मिस्टर डब्ल्यू एच की बात की जा रही है, वही इसके कंटेक्स्ट है, उन्हीं के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। और स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच। या फिर यहां पर आप एक दूसरा विचार दे सकते हैं, हियर मस्ट बी सम लेडी लव। ठीक है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो बिलव्ड है पोएट स्पीकर की, और उसकी ब्यूटी की बात यहां पर पोएट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट आप बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं टोन। ठीक है, टोन कैसी है पोएट की। ठीक है, किस टोन में बात कर रहा है? वेरी अफेक्शनेट टोन में बात कर रहा है, सटारिकल टोन में बात कर रहा है। तो इस चीज पर जो है आप फोकस करेंगे। तो ये मेन मेन पॉइंट्स होते हैं जिन पर आप फोकस करते हैं। इनके थ्रू जो क्वालिटीज निकल करके आती हैं उन पर बात करते हैं। साथ में बात करते हैं कि वो जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, क्यों यूज किए गए हैं, कैसे यूज किए गए हैं, और उनके थ्रू कैसे मीनिंग डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको फिगर जो है ये लिखना होता है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें, तो जब आप लिखने बैठेंगे तो थोड़ा सा आप किस पर बात करेंगे? शुरुआत, इंट्रोडक्शन। देखिए, कभी भी आप जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हेडिंग डाल करके मत लिखिए, बस जस्ट पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखते जाना चाहिए। लेकिन जो पैराग्राफ हो, सबसे पहले क्या करेंगे? आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, हमने बात की कि सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। किसका? ऑफ पोएट एंड पोएम। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देयर आफ्टर फीचर्स ऑफ द पोएम, देन कंक्लूजन। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स में आप पैराग्राफ चेंज कर करके अपनी बात को लिखेंगे और आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूरा होगा। अभी जरा बताएं, इतने में आप लोगों को किसी को कोई डाउट कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना कैसे है? किसी को कोई नो डाउट? जी, सर। लिख सकते हैं। यस सर। ओके, अगर लिख सकते हैं, चीजें आपको समझ में आ गई, तो टू हिज लव, टू हिज लव, ये पोएम आपने पढ़ी है। ठीक है, और इसका अच्छा, हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो यहां पर हम लोगों ने बात की, तो एक पॉइंट और आप निकाल लीजिए, जो इसका टाइटल है। ठीक ना, टाइटल पर भी आप बात करेंगे। अगर टाइटल कुछ स्पेशल है तो, जैसे यहां पर मैंने टाइटल में आपको बताया कि जनरली ये जो पब्लिश हुआ है सोनेट 18 है। ठीक ना, सोनेट 18 है। इसकी फर्स्ट लाइन भी एज टाइटल यूज की जाती है, और ये एक यूनिक टाइटल दिया गया है, बाद में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप लिखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, और लिख करके इसे हमें सेंड करेंगे। लेकिन सेंड करने में हम आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को पढ़ तभी पाएंगे जब वो क्लियर राइटिंग में हो। ठीक है, क्लियर राइटिंग में हो या फिर टाइप किया हुआ हो। ठीक है, बात समझे कि नहीं? अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्लियर दिखता है, तो आप एक साफ साफ पेज पे लिख करके और उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। फोटो क्लिक करते समय ध्यान में रखें कि मोबाइल का कैमरा उस पेज के ऊपर बिल्कुल सीधा रखें, ताकि वर्ड्स और लाइंस एकदम क्लियरली साफ साफ दिखें। ठीक है,
और पर्याप्त रोशनी में खींचे ताकि हमको पढ़ने में आए। नहीं तो अगर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसको लिखने के बाद क्या करिए, टाइप कर लीजिए, और टाइप करके भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। तब हम उसको एक इवैल्यूएशन आपको देंगे कि कैसा आपने लिखा है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कब, जो है डे होगा हम लोगों का अब सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को आपके पास अभी आज कौन सा दिन है भाई, ट्यूसडे है, ठीक ना। आप जो है फ्राइडे तक हर हाल में, वैसे थर्सडे तक भेज देंगे तो बेटर है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो फ्राइडे तक, वैसे आज का काम है तो आज ही निपटा लें तो बेटर है। तो आज या फ्राइडे तक आप इस काम को लिख करके हमें भेजेंगे और हम चर्चा करेंगे सैटरडे को। सैटरडे की क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगर कमी मिलेगी तो उन कमियों पर चर्चा करेंगे, अगर सही होगा आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पोएम पर। जॉन डन की पोएम है, ठीक है। कौन सी, द सन राइजिंग, द सन राइजिंग बहुत ही अच्छी पोएम है पढ़ने के लिए, तो उस पर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से आप बोल लो, क्योंकि आपके पास लगभग 5 मिनट का समय है।